हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 29। शगुन वापस कानपुर आ चुकी थी। मिश्रा जी और मिस शाइन शगुन से बहुत प्यार करती थी और उनका प्यार शगुन को साफ दिखाई दे रहा था। देर रात बैठकर शगुन मिस शाइन से बातें करती रही और फिर दोनों सोने चली गई। शगुन ने पहली बार गुड्डू को किस किया था और ये एहसास बार बार उसका दिल धड़का रहा था। रात भर गुड्डू करवटें बदलता रहा तो शगुन भी सो नहीं पाई। गुड्डू का ख्याल उसे सोने ही नहीं दे रहा था। सुबह शगुन उठी तो मिस शाइन उसके पास आई और एक साड़ी देकर कहा, शगुन, आज तुम मुझे साड़ी पहनना। आज कुछ खास है क्या माँ जी? शगुन ने साड़ी लेते हुए कहा, आज प्रदोष व्रत है, महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। तुम्हारी और गुड्डू के जीवन में जो परेशानियां हैं वो महादेव ही कम कर सकते हैं, इसलिए आज तुमको व्रत करना होगा। मिस शाइन ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं रख लूंगी। शगुन ने कहा, ठीक है, तुम तैयार होकर आओ, हम पूजा की तैयारी करते हैं। कहकर मिस शाइन वहां से चली गई। शगुन नहाने चली गई। वापस आकर उसने वो साड़ी पहनी, सिंदूर लगाकर बालों में छुपा लिया, हाथों में कंगन, गले में मंगलसूत्र पहने शगुन कमरे से बाहर चली आई। मिस शाइन तब तक पूजा की सारी तैयारियां कर चुकी थी। आज कितने दिनों बाद मिस शाइन ने शगुन को साड़ी में देखा था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। शगुन आकर मिस शाइन के साथ पूजा के लिए बैठ गई। मिस शाइन ने प्रदोष व्रत कथा आरंभ की और शगुन को सुनाने लगी। शगुन बड़े ध्यान से सुन रही थी। आधे घंटे की पूजा के बाद मिस शाइन ने शगुन को पूरे दिन फलाहार रहने को कहा, अपना व्रत निभाने को कहा। पूजा संपन्न होने के बाद मिस शाइन ने कहा, शगुन, ये धूप ना पूरे घर में कर दो, हम तब तक मिश्रा जी के लिए नाश्ता बना देते हैं। ठीक है माँ जी। शगुन ने धूप का बर्तन लेते हुए कहा और घर के हर कोने में जाकर आने लगी। नीचे पूरे घर में धूप की खुशबू बिखरी हुई थी। शगुन सीढ़ियों से ऊपर चली आई। ऊपर हॉल में वह धूप लेकर घूम रही थी। सामने सोनू भैया के घर में गाने चल रहे थे। शगुन बालकनी की तरफ आई। वापसी में साड़ी पौधे में लगे कांटों में उलझ गई। गुड्डू अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन गाने की आवाज से जाग गया और आंखें मसलता हुआ कमरे से बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर बालकनी की ओर गई, उसने देखा कोई लड़की साड़ी पहने उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। गुड्डू के कदम सहसा ही उसकी ओर बढ़ गए। गाने की आवाज साफ साफ गुड्डू के कानों में पड़ रही थी। किसी हिंदी फिल्म का कोई गाना चल रहा था, फिर एकदम से बंद हो गया। गुड्डू शगुन के बिल्कुल पीछे खड़ा था। शगुन ने कांटों से अपनी साड़ी निकाली और धूप लेकर जैसे ही जाने के लिए पलटी, अपने पीछे खड़े गुड्डू से टकराते टकराते बची। शगुन को इस रूप में देखकर गुड्डू तो बस उसे देखता ही रह गया। शगुन भी उसकी आंखों में देखने लगी। गुड्डू का दिल तेज धड़कने लगा। शगुन के हाथ में पकड़ी धूप की खुशबू दोनों के चारों ओर फैल गई। धूप में से उड़ते हुए गुड्डू की नजरें बस शगुन में थी। गाने की आवाज फिर तेज हो गई। गुड्डू शगुन को पहली बार इस रूप में देख रहा था। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। शगुन को होश आया तो वह गुड्डू से नजरें बचाकर वहां से जाने लगी। जाते जाते शगुन की साड़ी के पल्लू की डोरी गुड्डू के ब्रासलेट में फंस गई। शगुन को लगा गुड्डू ने जानबूझकर उसे रोकने के लिए पल्लू पकड़ा है, तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। शगुन ने बिना पलटे हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे जाना है। शगुन ने कहा तो गुड्डू ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा साड़ी का पल्लू उसके ब्रासलेट में उलझा है, तो उसने अपना हाथ उठा दिया। गुड्डू की तरफ से कोई जवाब न पाकर शगुन उसकी तरफ पलटी तो देखा गुड्डू ने उसका पल्लू नहीं पकड़ा है, बल्कि उसके ब्रासलेट में फंसा है। शगुन उसकी तरफ आई और अपना पल्लू निकालने लगी। एक बार फिर शगुन गुड्डू के सामने खड़ी थी और गुड्डू एक टक उसे देखे जा रहा था। गुड्डू का इस तरह देखना शगुन को बेचैन कर रहा था। साड़ी की डोरी जब नहीं निकली तो शगुन ने उसे खींचा। खींचते ही पल्लू निकल गया और शगुन चली गई। शगुन के जाने के बाद गुड्डू की नजर अपने ब्रासलेट की तरफ गई, जिसमें शगुन की साड़ी का छोटा सा झुमका उलझा हुआ था।
गुड्डू ने उसे निकाला और उसे गौर से देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी तरह तुम्हारी चीजें भी हमसे उलझने लगी है। गुड्डू ने उसे अपने शर्ट की जेब में रख लिया और नीचे चला आया। नीचे आकर गुड्डू ने हॉल की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, अम्मा चाय दे दो। पहले मुंह तो धो लो गुड्डू, दिन ब दिन तुम्हारी आदतें खराब होती जा रही है। मिस शाइन ने मिश्रा जी के लिए टेबल पर नाश्ता रखते हुए कहा, अरे हम नहा धोकर आए हैं ऊपर से, पिला दो ना यार अम्मा। गुड्डू ने कहा तो मिस शाइन ने शगुन की तरफ देखा। शगुन ने इशारा किया कि वह दे देगी। शगुन ने गुड्डू के लिए चाय बनाई और लाकर उसे दे दी तो गुड्डू ने कहा, सुनो। जी? शगुन ने पलटकर कहा, इट्ठो बात बताओ जी, इतना सज धज के कहां जा रही हो तुम? गुड्डू ने एकदम से सवाल किया। कहीं कहीं नहीं, मैं कहां जाऊंगी? शगुन ने कहा, का पता सजी धजी तो ऐसे हो जैसे किसी की शादी में जाना हो तुम्हें। गुड्डू ने चाय पीते हुए कहा, ये साड़ी मुझे आंटी ने दी है, अब उन्हें ना थोड़ी कह सकती हूँ, इसलिए पहन ली, आप चाय पीजिए। कहकर शगुन वहां से चली गई। हमारी अम्मा भी ना किसी को भी कुछ भी दे देती है, ऐसे तो हमारी होने वाली दुल्हन के लिए कुछ ना बचेगा। गुड्डू धीरे से बड़बड़ाया और चाय पीने लगा। गोलू का घर। तुम ये बताओ कि रमाकांत की भांजी से शादी करोगे या नहीं? गुप्ता जी ने गोलू को चप्पल लेकर घर में दौड़ाते हुए कहा। गोलू भागकर छज्जे पर चढ़ गया और कहा, अरे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम उससे शादी, और काहे हमारी जिंदगी में चरस बोने का सोच रहे हैं आप? हमें वजह बताओ, काहे नहीं करनी? तुम्हारी उम्र में आते आते लड़के बेसब्र हो जाते हैं शादी के लिए, और तुम हो कि शादी के नाम से भाग पड़ते हो। गुप्ता जी ने गोलू को घूरते हुए कहा, अरे हमारी उम्र में लड़के ना जाने काका करते हैं तो हमो भी करें, और नहीं हमो बेसब्र शादी के लिए? गोलू ने झुंझलाकर कहा। काहे नहीं हो, कोनो गुप्त बीमारी है तुमको? गुप्ता जी ने गोलू के नजदीक जाकर धीरे से कहा। अरे रे क्या बोल रहे हैं आप? पिताजी हमें कोई बीमारी नहीं है, और इस तरह की बातें ना करो हमसे। गोलू ने अपना सर पीटते हुए कहा। अच्छा नीचे आओ, छज्जे पर बंदर बनकर काहे बैठे हो, नीचे आओ। गुप्ता जी ने थोड़ा नरमी से पेश आते हुए कहा। हाँ मऊ नहीं आएंगे, पीट देंगे आप। गोलू ने कहा। अबे नहीं पीटेंगे, नीचे तो मरो पहले। गुप्ता जी ने कहा तो गोलू डरते डरते नीचे आया। फिर क्या था, लगे हाथ गुप्ता जी ने उसे पेल दिया। पीटने के बाद गोलू खड़ा हुआ और कहा, आप तो कहे थे कि नहीं मारेंगे। बेटा फ्री की शराब और कानपुर के बाप कभी भी चढ़ सकते हैं। अब सुनो हमारी बात, नहीं करनी रमाकांत की बेटी से शादी ना करो, बस हमारी एक ठो बात सुन लो कि इस साल हमें देखना है तुम्हारे सर पर सहरा, का समझी? गुप्ता जी ने कहा। हाँ तो करते हैं ना आपकी जो ख्वाहिश पूरी, पिंकिया के बाप से कह दो, बात कर लो, कल ही कर लेंगे शादी। गोलू ने कहा। फिर तो बेटा तुम्हारी बारात और हमारी मैयत ना एक साथ निकलेगी, काहे कि हम तो उस पंडित की लड़की को अपने घर में कब्बो नहीं लाने देंगे। गुप्ता जी ने कहा तो गोलू कहने लगा, का दिक्कत है, गुड्डू भैया भी तो पंडित होके गुप्ता से शादी किए हैं, हम काहे नहीं कर सकते? अरे हम पसंद करते हैं पिंकिया को। पसंद तो तुम्हें गली के बैल भी करते हैं, शादी करवा दें, फेरे पड़वा दें उनके साथ, हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, भले तुम घर बदल लो। गुप्ता जी ने उठते हुए कहा। तो फिर हम भी नहीं करेंगे किसी और से शादी, पिंकिया नहीं तो कोई नहीं। गोलू ने तैश में आकर कहा। तो रहो फिर रंडवे। कहते हुए गुप्ता जी ने बाटा की चप्पल गोलू की तरफ फेंकी, जो कि सीधी जाकर लगी उसके गाल पर, और गाल लाल हो गया। पैर पटकते हुए गोलू वहां से चला गया। अच्छा, गोलू पिंकी से शादी भी करना चाहता था और गुप्ता जी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता था। बेचारा गोलू अजीब दुविधा में था। पिंकी का घर। सुबह सुबह पिंकी ने सपने में गोलू को देखा और एकदम से उठ बैठी। इतना बुरा सपना, लगता है गोलू पर कोई मुसीबत आने वाली है, हमें उससे मिलना चाहिए। उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद ना हम गोलू से मिले हैं, ना ही उससे बात की है। एक काम करते हैं, आज उससे मिलकर आते हैं। पिंकी उठी और मुंह धोने बाहर आई। शर्मा जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। पिंकी मुंह धोने लगी
तभी शर्मा जी का फोन बजा। कुछ देर बाद उन्होंने सामने वाले की बात सुनी और कहा, माफ कीजिएगा भाई साहब, अभी बिटिया का रिश्ता नहीं कर रहे हैं। क्या है कि अभी उसकी पढ़ाई भी जारी है और फिर अभी पिंकी का भी मन नहीं है। पिंकी ने सुना तो हैरानी से अपनी मम्मी की ओर देखा, लेकिन उनको भी कुछ समझ नहीं आया। जिन शर्मा जी को पिंकी की शादी की जल्दी थी, वे सामने से रिश्ते वाले को इनकार कर रहे थे। शर्मा जी ने फोन रखने के बाद पिंकी की मम्मी उनके पास आई और कहा, किसका फोन था जी? कुछ नहीं, वो दिल्ली वाले भाई साहब थे, पिंकी के लिए कोई रिश्ता बता रहे थे तो हमने मना कर दिया। शर्मा जी ने कहा, मना क्यों किया? दिल्ली वाले भाई साहब ने बताया है तो अच्छा ही होगा, देखने में क्या जाता है। पिंकी की मम्मी ने शर्मा जी का मन टटोलते हुए कहा। शर्मा जी ने एक नजर पिंकी को देखा और कहा, हमें नहीं लगता इसकी अभी शादी की उम्र है, वैसे भी इकलौती बेटी है मेरी, इतनी दूर नहीं भेजेंगे। अपने ही शहर में रहे तो ज्यादा अच्छा है, जब मन करेगा मिलाएंगे। पिंकी ने सुना तो मन ही मन खुश हो गए। चलो अब ये रोज रोज की शादी की झंझट से तो बची। पिंकी को सोच में डूबा देखकर शर्मा जी ने कहा, पिंकी, तुम्हें वो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में फॉर्म लगाने थे ना, आज चली जाना। ठीक है पापा, पिंकी ने खुश होकर कहा। आज कितने दिनों बाद वे अपने पापा में पहले वाले पापा को देख रही थी। पिंकी खुशी खुशी अपने कमरे में चली आई। कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर पिंकी ने नाश्ता किया और फिर अपनी सहेली को फोन किया। पिंकी की सहेली चली आई। दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल गए। कॉलेज का काम खत्म करते करते सुबह से दोपहर हो गई। दोनों सहेलियां घर जाने के लिए कॉलेज से निकली तो पिंकी की सहेली ने कहा, अरे पिंकी, चलना आज गोलगप्पे खाते हैं, कितने दिनों से खाए नहीं हैं। मन तो हमारा भी है, चलो चलते हैं, पिंकी ने कहा तो उसकी सहेली ने स्कूटी सर्किट की तरफ मोड़ दी। स्कूटी आकर बाबू गोलगप्पे वाले के पास रुकी। दोनों ने गोलगप्पे खाए। बाबू पिंकी को ही देख रहा था तो पिंकी ने कहा, क्या हुआ? वो गोलू भैया मिले थे आज, कह रहे थे कि आपसे मिलने को कहे। बाबू ने धीरे से कहा, कौन सी सदी में जी रहा है तुम्हारा जी गोलू? मतलब हमें फोन भी कर सकता है, अगर हम नहीं आते तो कैसे बताते कि उसने बुलाया है? पिंकी ने गुस्से से कहा तो बाबू ने कहा, अरे गोलू भैया रोज आपका इंतजार करते हैं, हमसे कहा जब भी पिंकी दिखे उसे बोल देना, तो कह दिया। पिंकी ने अपना सर पीट लिया। ए पिंकी, चलना, कितनी धूप है। सहेली ने कहा, तू चल, हमें कुछ काम है, हम बाद में आएंगे। पिंकी ने कहा तो उसकी सहेली स्कूटी लेकर वहां से चली गई। पिंकी ने देखा घड़ी में 3 बज रहे हैं। पिंकी ने बाबू से कहा, कहाँ मिलेगा गोलू? 5 बजे मोती झील आएगा, बाबू ने कहा और अपने काम में लग गया। पिंकी को गुस्सा गोलू पर था, लेकिन खुन्नस बाबू पर निकालते हुए कहा, तुमने ये गोलगप्पे का ठेला क्यों लगाया है? शादी.com खोल लो ना। अरे दीदी, काहे मजाक करती हो, बाबू ने कहा तो पिंकी वहां से चली गई। मोती झील आकर गोलू का इंतजार करने लगी। यहां से वहां घूमते हुए बड़बड़ा रही थी कि फिर थक कर झील किनारे बैठ गई। थोड़ी देर बाद गोलू आया और पिंकी के बगल में बैठते हुए कहा, हमें लगा नहीं था तुम आओगी। पिंकी ने गुस्से से गोलू की तरफ देखा और चोट के निशान देखकर कहा, ये कैसे हुआ? पिताजी ने पीट दिया सुबह, गोलू ने कहा तो पिंकी ने उसका हाथ थाम लिया और चूमते हुए कहा, हमारे लिए कितना दर्द सहना पड़ रहा है ना तुमको। पिंकी का छूना गोलू के जख्मों पर मरहम जैसा था। उसने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, यहां भी मारा था। पिंकी मुस्कुराई और गोलू का सर चूमते हुए कहा, अब ठीक है? यहां भी हो रहा है। गोलू ने उंगली गाल पर रखते हुए कहा तो पिंकी ने उसका गाल भी चूम लिया। गोलू ने पिंकी की आंखों में देखा और अपनी उंगली होठों पर रख दी। पिंकी गोलू की आंखों में देखने लगी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 29। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय।